So hello all, this is Siddharth Melkani. Welcome back to our YouTube channel. This is the fourth part of General Awareness series. तो 3 पार्ट्स में अपलोड कर चुका था. फोर्थ पार्ट डिसकंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि रिस्पांस काफी कम आ रहा था एंड डिमोटिवेट नहीं हुआ था. पर देखिए मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये टाइम सही नहीं है जब मैंने सीरीज स्टार्ट की है. बट जब मैंने डिसकंटिन्यू की तो कई बच्चों के रिप्लाई आने लगे, कई लोगों ने लिखने लगे इवन कि सर सीरीज कब कंटिन्यू होगी. कई बच्चों ने कहा कि भैया आप जनरल अवेयरनेस की सीरीज कब करा रहे हो, हम तो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे. तो उसलिए मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ सीरीज को. बट इस टाइम मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग में मैं कह दूंगा, लास्ट वीडियोस में मैं लास्ट में कह रहा था कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए लाइक और शेयर अपने सभी मित्रगण एवं सखा संबंधियों के साथ इसे शेयर कर दीजिए. और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. अगर डिसलाइक भी आपको करना है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर आप नीचे एक बार बता दीजिएगा कि आपको क्या चीज पसंद नहीं आई इस वीडियो में. तो उससे क्या होगा कि मैं अगली बार से उस पर वर्क ऑन कर सकूंगा. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. उम्मीद है पसंद आएगी. कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आप लोगों को जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे. फिर भी कोई तकलीफ आती है, डाउट आता है तो मैं हूं यहाँ, मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है. शुरू करते हैं इस सीरीज को. तो स्टार्ट करेंगे एक बहुत अच्छे थॉट के साथ क्योंकि थॉट ही आपको एंड तक वीडियो देखने पर बूस्टअप करके रखेगा. सो द थॉट इज पेन फॉर टुडे इज ब्लेसिंग फॉर टुमारो. तो अक्सर हम सोचते हैं ना कि हम किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हम चाहे मैथ सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई भी और चीज कर रहे हो. अभी आप मेरा वीडियो ही क्यों ना देख रहे हो तो कई बच्चों को लग रहा होगा कि क्या है यार, क्या बोरिंग वीडियो है, इतना लंबा टाइम सर ने ले लिया इंट्रोडक्शन में, अभी थॉट पे ले रहे हैं, क्वेश्चन कब स्टार्ट करेंगे. तो देखिए पेन फॉर टुडे मतलब जो आप आज तकलीफें सहोगे ना वो आपके कल के लिए एक ब्लेसिंग है. मतलब आप आज जितना भी हार्डवर्क में अपना पेन दोगे, या फिर हार्डवर्क स्टडीज की बात नहीं करूं मैं, आप किसी स्पोर्ट्स में भी अपना प्रैक्टिस करते हो तो उसमें जो आप पेन लेते हो ना, इट इज ब्लेसिंग फॉर टुमारो. तो इस बात को ध्यान रखते हैं, ध्यान रखिएगा. स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. अब आएंगे क्वेश्चन एक के बाद एक और आपको आंसर देने हैं एक के बाद एक. उम्मीद करूंगा कि सभी लोग आंसर देंगे एंड नहीं भी देंगे तो इट्स ओके क्योंकि कोई दिक्कत की बात नहीं है, होता है कि हमें क्वेश्चन नहीं आते हैं. चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इज एसोसिएटेड विद ब्रॉन्ज नटराज स्कल्पचर्स. तो यहाँ पर नटराज पेंसिल की बात नहीं हो रही हो, नटराज जो स्कल्पचर वाली जो मूर्ति है उसकी यहाँ पर बात हो रही है. तो आपको बताना है कि कौन सी डायनेस्टी से वो एसोसिएटेड है, मतलब कौन सी डायनेस्टी ने उसे बनाया. तो 12th हिस्ट्री में था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आएगा. योर ऑप्शंस आर ए चोल, बी चालुक्यास, सी विजयनगर या डी वक्टक्स. तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है. होप पता होगा आप लोगों को. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए चोलास. क्वेश्चन नंबर 2, मोनालिसा द फेमस पेंटिंग इज इन विच म्यूजियम. तो मोनालिसा के बारे में सब लोग जानते हैं, किसने पेंट करी नीचे लाइव चैट में बता दीजिए. उम्मीद है आप सबको पता होगा. और अब क्वेश्चन कई बार ये पूछ जाता है कि किस म्यूजियम में प्रेजेंट डे वो है, मतलब कहाँ पर वो आज रखी गई है. तो योर ऑप्शंस आर ए ब्रिटिश म्यूजियम, बी अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री. ये वही वाला म्यूजियम है. हाँ, अगर आप लोगों ने देखी है मूवी द नाइट एट द म्यूजियम, हाँ ये वही वाला म्यूजियम है, बिल्कुल करेक्ट. सी नेशनल म्यूजियम या डी लूव्र. तो आपको बताना है मोनालिसा कौन से म्यूजियम में है. द करेक्ट आंसर इज लूव्र. लूव्र की मैं बात करूं तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम है और ये आपका लोकेटेड है फ्रांस में. आप देख सकते हैं इट इज लोकेटेड इन फ्रांस एंड मोनालिसा वाज पेंटेड बाय लियोनार्डो डा विंसी. तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो. ध्यान रखिएगा मोनालिसा पेंट आपके लियोनार्डो डा विंसी ने करी थी एंड वो आज के दिन लूव्र म्यूजियम जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है फ्रांस में लोकेटेड है. सो क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर. साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट. तो योर ऑप्शंस आर ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र. तो इसका करेक्ट आंसर आता है तो बिल्कुल दीजिए, लाइव चैट में आंसर कीजिए. नहीं आता है तो इट्स ऑल राइट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी केरल. उसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीजें जान लेते हैं. नीलगिरी तार एंड लायन टेल मकैक इसकी ऐसी स्पीसीज है जिसके लिए जाना जाता है, मतलब साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज नोन फॉर नीलगिरी तार एंड लायन टेल मकैक. और उसके साथ साथ इट इज लोकेटेड इन नीलगिरी हिल्स. तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका नीलगिरी हिल्स में लोकेटेड है इन केरल. उसके साथ साथ कुछ फोटोज देख लीजिए. ये है आपका नीलगिरी तार और उसके बाद ये है आपका लायन टेल मकैक. तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. क्वेश्चन नंबर 4, संगम लिटरेचर ऑफ एंशिएंट साउथ इंडिया इज रिटन इन विच लैंग्वेज. तो अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो संगम लिटरेचर है 12th में भी था, जूनियर क्लास में भी था. पढ़ा नहीं पढ़ा वो बात अलग है, खैर कोई बात नहीं. आप लोग क्लास में टिफिन भी खा रहे थे तो अब तो चलता है. खैर सीबीएसई का रिजल्ट आने ही वाला है, पता चल जाएगा आपके क्या स्कोर्स हैं. संगम लिटरेचर ऑफ एंशिएंट साउथ इंडिया इज रिटन इन विच लैंग्वेज. तो जो संगम लिटरेचर था वो आपको बताना है किस लैंग्वेज में लिखा गया है. योर ऑप्शंस आर ए मलयालम, बी तेलुगु, सी तमिल या डी कन्नड़. तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं. बताने वाले बता ही चुके होंगे. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी तमिल. एंड इट इज फ्लरिश्ड अंडर पांड्या किंग्स. मतलब जो पांड्या किंग्स थे उनके अंडर में जब वो रूलिंग में थे साउथ इंडिया में, तब संगम लिटरेचर बहुत ज्यादा फ्लरिश हुई. कहने का मतलब संगम लिटरेचर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आए. तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा.
सो क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट पार्ट ऑफ नॉन अलाइंग मूवमेंट। तो ये जो लोग पॉलिटिकल साइंस के अच्छे बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, उनको पता होगा। वैसे काफी बेसिक चीज है, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं तो जब 19 मतलब लास्ट सेंचुरी यानी 20th सेंचुरी के लास्ट लास्ट में क्या होने लगा था, या फिर मिड 20th सेंचुरी आप लोग कह सकते हो, 1950 के बाद का पीरियड। तो इस टाइम पर क्या होने लगा कि कुछ कंट्रीज को इन्फ्लुएंस होने लगी मेजर पावर्स की तरफ। लाइक जो कंट्रीज थी आपके रशिया और यूएसए उस टाइम पे मेन दो एक तरह से लीडर्स थे, और दो दूसरी कंट्रीज भी थी। बट नॉन अलाइंग मूवमेंट में वो कंट्रीज ने ये स्टार्ट किया जो किसी भी पार्टी मतलब किसी भी मेजर पावर के साथ नहीं आना चाहती। लाइक कुछ कंट्री गई आपकी यूएस के साथ, कुछ गई रशिया के साथ, बट नॉन अलाइंग मूवमेंट में वो कंट्री थी, उन्होंने कहा नीदर वी विल सपोर्ट रशिया नॉर वी विल सपोर्ट यूएस। उन्होंने कहा हम मॉडरेट है, मतलब बीच के लोग हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने मध्यम मार्ग अपनाया। तो इनके साथ हम नहीं है। तो नॉन अलाइंग मूवमेंट आपका यही था। अब आपको बताने की कौन सा लीडर जो आपके ऑप्शंस में गिवन है वाज नॉट पार्ट ऑफ नॉन अलाइंग मूवमेंट। योर ऑप्शंस आर ए फिडेल कास्ट्रो, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी मार्शल टीटो, या डी सुकर्णो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर दीजिए इसका। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो की मैं बात करूं तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था क्यूबन रेवोल्यूशन में। ये क्यूबा के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट भी रहे बाद में। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। और मैं इसकी बात करूं नॉन अलाइंग मूवमेंट की, तो इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1961। इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके बेलग्रेड में। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंट्री टू गिव विमेन राइट टू वोट। तो इस क्वेश्चन में आपको बताने की किस वर्ल्ड की कंट्री ने सबसे पहले विमेन को मतदान का अधिकार दिया या वोट का राइट दिया। तो योर ऑप्शंस आर ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी न्यूजीलैंड, या डी रशिया। आता है क्वेश्चन तो आंसर कीजिए, वरना इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड वर्ल्ड की पहली कंट्री थी, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत बार पूछा जाता है, जिसने विमेन को राइट टू वोट का अधिकार दिया, मतलब वोट करने का अधिकार दिया वर्ल्ड में पहली बार। और इसकी मैं बात करूं तो इन द ईयर 1893 में न्यूजीलैंड ने ये विमेन को वोट करने का अधिकार दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, अमृता शेरगिल इज फेमस फॉर। योर ऑप्शंस आर ए डांस, बी म्यूजिक, सी पेंटिंग, या डी सिनेमा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जितने बच्चों को पता होगा आंसर दे दीजिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पेंटिंग। तो अमृता शेरगिल फेमस है पेंटिंग के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गोल्डन सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि किस सिटी को गोल्डन सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है, जहां 1000 टेम्पल्स हैं तो नहीं, पर एक समय ऐसा था जब यहाँ 1000 टेम्पल्स थे, इसलिए इसे ऐसा कहा जाता था। आज के दिन केवल अराउंड 200 टेम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको बताना है वो कौन सी सिटी है। योर ऑप्शंस आर ए वाराणसी, बी कांचीपुरम, सी चिदम्बरम, या डी मदुरई। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, इट्स ऑप्शन बी कांचीपुरम। तो कांचीपुरम इज द city known as the golden city of 1000 temples in India. सो क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर, आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो इसमें आपको बताना है आर्टिकल 356 का किससे संबंध है। योर ऑप्शंस आर ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, क्या 356 का मतलब है नेशनल इमरजेंसी लगना। बी इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, 356 का क्या मतलब प्रेसिडेंट रूल लगना होता है, या फिर सी अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर डी प्रेसिडेंट की पावर्स। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को देना है। तो आप थोड़े से भी अवेयर होंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। कई बार हमारे इंडियन स्टेट्स में भी लगते रहती है इमरजेंसी, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है जिसको हम कहते हैं। तो मैंने आंसर ही बता दिया वैसे एक तरह से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। Question number 10 on your screens. Winter solstice occurs on which date? So your options are A 21 June, B 22 December, C 21 March, या D 23 September. तो सबसे पहले ऑप्शन की मैं बात करूं तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि ये आपका 21 जून इट्स समर सॉल्स्टिस। 21 मार्च की मैं बात करूं तो ये इक्विनॉक्स होता है। 23 सितंबर भी इक्विनॉक्स होता है, मतलब जब दिन और रात दोनों इक्वल होते हैं। एंड बी 22 दिसंबर विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। And the correct answer is option B 22 December. क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी की स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो योर ऑप्शंस आर ए अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज व्हिच कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज। देखिए इनमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई ज्योग्राफिकल टर्म्स की, जो आप मतलब ज्योग्राफी की बुक आप जब भी पढ़ोगे तो आपको उनमें मिलेंगी। स्ट्रेट का मतलब होता है एक नैरो पैसेज, मतलब जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, ईदर सी या ओशियन। आपको बताना है कि इनकी डेफिनेशंस करेक्ट हैं। बी हिल इज अ लैंड सर्फेस व्हिच राइज हायर देन लैंड सराउंडिंग। सी माउंटेन इज अ शार्प हिल व्हिच इज मोर देन 600 मीटर। डी isthmus is a narrow strip of land which joins two land masses। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट है। योर ऑप्शंस आर, क्या सिर्फ ए ही करेक्ट है, या सेकंड बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, या थर्ड ऑल ऑफ दी अबव, या फोर्थ नन ऑफ दीज। तो आंसर आप लोगों को बताना है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे दीजिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड ऑल ऑफ द अबव। तो जितनी भी आप लोगों ने डेफिनेशंस देखी, स्ट्रेट की हो गई, हिल की हो गई, माउंटेन की हो गई, isthmus की हो गई, ऑल आर करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी की स्क्रीन पर, द बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज, योर ऑप्शंस आर ए इंडियन ओशन, बी पैसिफिक ओशन, या सी अटलांटिक ओशन, और ऑप्शन डी आर्कटिक ओशन। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए जरा, आंसर कीजिए इसको लाइव चैट में, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बता पाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ज्योग्राफी वाले बच्चों से मैं कहूंगा प्लीज ऐसा मत सोचना कि यार ये हमने नहीं पढ़ा है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अटलांटिक ओशन। तो आप लोगों ने ये पढ़ा था कि अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट जो है वो बिजिएस्ट सी रूट है, तो ओशियन अटलांटिक ओशियन है जो बिजिएस्ट ओशियन है वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच माउंटेन सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा माउंटेन यूरोप को एशिया से सेपरेट करता है या एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है। योर ऑप्शंस आर, ए हिमालयाज, बिल्कुल नहीं करता, बी एल्प्स, सी एंडीज, या डी यूराल। तो इसमें करेक्ट आंसर आप लोगों को देना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यूराल। सो ध्यान रखिएगा, यूराल माउंटेन सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। सो क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी की स्क्रीन पर, महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। योर ऑप्शंस आर, ए हॉल्ट मैकेंजी, बी थॉमस मनरो, सी चार्ल्स कॉर्नवालिस, या डी चार्ल्स कैनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को देना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हॉल्ट मैकेंजी। तो अब इन सिस्टम्स को मैं समझता हूँ, चार्ल्स कॉर्नवालिस का नाम भी है यहाँ पर, जिनके बारे में आपने 12th की एनसीईआरटी बुक में जरूर पढ़ा होगा। अब तो खैर वो इस साल वो चैप्टर ही हट चुका है, पीजेंट जमींदार्स एंड स्टेट्स वाला, तो आप लोग जो नए बैच वाले उनको नहीं पढ़ना। तो महलवारी सिस्टम की मैं बात करूं तो देखिए स्टार्टिंग से समझाता हूं। चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थे 1793 में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, जिसमें क्या था कि जो फार्मर्स थे उनको एक फिक्स्ड एक तरह से रेवेन्यू कर दिया गया कि फिक्स्ड आपको इतना एक्स अमाउंट पे करना है। तो वो उनका उस पर रिवाइज नहीं होता था, मतलब अगर 4-5 साल बाद फार्मर्स को बेनिफिट होने लगा उससे, क्योंकि उसमें रिवीजन का प्रोविजन नहीं था, मतलब रिवाइज नहीं होते थे टैक्सेस, कि मतलब बढ़ाए नहीं जाते थे ना कम किए जा सकते, एक फिक्स्ड रख दिया कि एक्स अमाउंट आपको पे करना है हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो उससे क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लॉस होने लगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल फार्मर्स जो थे वो किसी सीजन अगर उनकी क्रॉप प्रोड्यूस अच्छी हो जाती थी, तो क्योंकि रेवेन्यू फिक्स था तो फिक्स रेवेन्यू पे करके अपना बेनिफिट कमाते थे। अब ब्रिटिशर्स ने बात देखी तो उनको पसंद नहीं आई कि यार हमने इंट्रोड्यूस किया, असली बेनिफिट ये कमा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, 1820s में जाके महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। इसको इंट्रोड्यूस करा, आपके जो मेन थे इनमें जिन्होंने रोल प्ले किया वो थे हॉल्ट मैकेंजी। द करेक्ट आंसर जिसका है हॉल्ट मैकेंजी। महलवारी सिस्टम में क्या था, एक विलेज हेडमैन या फिर कोई सीनियर या फिर कोई जमींदार हो गया, उसको अपॉइंट कर लिया गया और उससे ये कहा गया कि तुम्हें रेंट कलेक्ट करना है, तुम्हें पूरा मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स होगा वो जमींदार देगा, वो हेडमैन देगा, महल जिसको कहा जाता है, और वो महल कलेक्ट करेगा सारे पीजेंट्स या सारे फार्मर्स से। अब इसमें रिवीजन का प्रोविजन भी था, मतलब टैक्सेस रिवाइज किया, अगर फार्मर्स को बेनिफिट होने लगता तो वो एक तरह से मतलब अपने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपने टैक्स बढ़ा सकती थी। अब फिर लास्ट में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया आपका रैयतवारी सिस्टम। रैयत का सिंपल मतलब होता है आपका फार्मर। रैयतवारी सिस्टम में क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी अब वो अपने मतलब बेनिफिट और करने, क्योंकि पहले क्या था महलवारी सिस्टम में उनको एक अपॉइंट करना पड़ता था, तो उसको भी एक तरह से प्रॉफिट का थोड़ा पोर्शन रखने दिया जाता था, कि मतलब अगर विलेज हेडमैन या फिर कोई कलेक्ट कर रहा है टैक्सेस को, वो थोड़ा प्राइस अपना भी लेता था। बट अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन्होंने रैयतवारी सिस्टम निकाला और मतलब डायरेक्टली जो कल्टीवेटर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उनसे टैक्स कलेक्ट करने लगे। रैयत का मतलब फार्मर होता है, याद रखिएगा। तो यही था रैयतवारी सिस्टम, और रैयतवारी सिस्टम को आपका इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मनरो ने। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, 2.5 मिनट का ये वीडियो चला गया, मतलब 2.5 मिनट का स्लाइड चली गया, बट आई होप आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। वीडियो में कितना भी लंबा बना दूंगा बट आपको चीजें समझ आनी चाहिए। तो यार लास्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया था। मेरी सबसे निवेदन है कि मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि कृपया नाराज ना हो, वीडियो छोड़ के ना जाएं। वो 2.5 मिनट का थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता था उनके लिए वो चीज थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार कंटिन्यू रखो, छोड़ के मत जाओ, वरना बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज, दिल्ली बिकेम कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन। योर ऑप्शंस आर, ए 1911, बी 1905, या सी 1919, या फिर डी 1947। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है दिल्ली ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कब बनी। पहले कोलकाता थी, तो अब आपको बताना है दिल्ली कब बनी। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1911। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में भी ज्यादा बोर नहीं करूंगा इस क्वेश्चन में, लाइक पिछले क्वेश्चन में बोर किया था, तो इस क्वेश्चन में बताऊं आपको। तो देखिए दिल्ली का जो एक ऑफिशियल ऑर्डर था, मतलब जो किंग जॉर्ज थे 5th, उन्होंने जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया था कि 1911 में कि दिल्ली हमारी कैपिटल होगी। बट ऑफिशियली मैं बात करूं, जब कैपिटल बन के तैयार हुई, जब एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट ब्रेकर को इतने टाइम पीरियड के लिए काम दिया गया कि 20 ईयर्स आप दिल्ली को डेवलप कीजिए, क्योंकि दिल्ली उस समय मुगल्स की एक तरह से कैपिटल हुआ करती थी, तो ब्रिटिशर्स अपना स्टाइल से बिल्डिंग्स बनाना चाहते थे। जो राइजीना हिल है उस पर कई ज्यादा डेवलपमेंट किया एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट ब्रेकर
करने। तो अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो दिल्ली ऑफिशियली कैपिटल बनी ब्रिटिश इंडिया की, जब मतलब ब्रिटिश इंडिया के सारे ऑफिसर्स कलकत्ता से शिफ्ट होकर एडमिनिस्ट्रेशन आपका दिल्ली आया, वो आपका 1931 में आया था। तो अगर कभी आपके ऑप्शंस आए 1931, मतलब अगर यहाँ पर 1911 नहीं दिया होता तो कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। अगर 1911 की जगह 1931 दिया होता तो 1931 ही करेक्ट आंसर होता, क्योंकि ऑफिशियली मतलब जब ऑफिशियल शिफ्ट हुए थे वो 1931 में ही हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी की स्क्रीन पर, गुजरात एंड महाराष्ट्र वर फॉर्म्ड इन विच ईयर? तो योर ऑप्शंस आर ए 1987, बी 2001, सी 1970 या डी 1960। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को देना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1960। तो देखिए इसकी मैं बात करूं तो सौराष्ट्र जो एक रीजन था वो 1956 में महाराष्ट्र में मर्ज कर दिया गया, बट 1960 में जब ये स्टेट डिवाइड हुए ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज के बेसिस पे, तो सौराष्ट्र को गुजरात का पार्ट दे दिया गया, मतलब सौराष्ट्र अगेन महाराष्ट्र से अलग हो गया। तो गुजरात और महाराष्ट्र फाइनली जो फॉर्म हुए, दे वर फॉर्म्ड इन 1960। उस समय से कोई चेंज नहीं आया इनकी बाउंड्री में, वरना 1956 में सौराष्ट्र महाराष्ट्र में मर्ज कर दिया गया था, बट फाइनली 1960 में इनको अलग कर दिया गया, इनको अलग से फॉर्म हुए। Question number 17, Vice President of India is elected by the members of, your options are A लोक सभा, B स्टेट लेजिस्लेचर्स, C लेजिस्लेटिव काउंसिल या D राज्यसभा। तो आपको बताना है जो इंडिया के उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनको कौन इलेक्ट करता है? क्या वो लोकसभा के मेंबर्स या स्टेट लेजिस्लेचर जो एमएलएज होते हैं वो करते हैं, या फिर C लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं जो एमएलसीज होते हैं, या D राज्यसभा के मेंबर्स? तो आपको बताना है कौन करते हैं, क्या लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों करते हैं, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल करती है, या फिर केवल राज्यसभा, या सारे, या फिर ए और डी? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोगों को, वैसे कई लोगों को पता होगा, द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, ए एंड डी। तो वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स का एक ज्वाइंट सेशन होता है, उसमें वोटिंग होती है, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। So guys, question number 18 आप सभी की स्क्रीन पर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट क्वेश्चन मार्क मेंबर्स इन लोकसभा एंड क्वेश्चन मार्क मेंबर्स इन राज्यसभा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो लोकसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं और राज्यसभा में कितने नॉमिनेट कर सकते हैं। योर ऑप्शंस आर ए 12,2 यानी 12 मेंबर्स इन लोकसभा या 2 मेंबर्स इन राज्यसभा, क्या ये होता है, या फिर बी 2,12 या सी 10,2 या डी नन ऑफ द अबव। तो सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा ध्यान से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2,12। मतलब जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो लोकसभा में 2 मेंबर्स जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं वो 2 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, एंड राज्यसभा में 12 मेंबर्स आप लोग सभी जानते हैं। लोकसभा का कंफ्यूजिंग रहता है कि जो 2 एंग्लो मेंबर्स होते हैं, 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं, क्या उनको प्रेसिडेंट मतलब इलेक्ट करते नहीं करते हैं वाली चीज है। तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 2 मेंबर्स को लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, और 12 मेंबर्स को करते हैं राज्यसभा में जो कि आपके स्पोर्ट्स के फील्ड में, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं अभी प्रेजेंटली, जो मतलब स्पोर्ट्स के मतलब एक अच्छे बैट्समैन थे इसलिए वो राज्यसभा में है। उसके साथ साथ कोई और कैटेगरीज से भी मतलब जो अच्छी अच्छी कैटेगरीज लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन अलग अलग फील्ड से लेके जो अच्छे मतलब एमिनेंट पर्सनैलिटीज होती है उनको मिलती है ये सीट। क्वेश्चन नंबर 19 स्पेशली इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए, प्लीज इसे आंसर कर देना। हु हैड एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? योर ऑप्शंस आर ए वी के आर वी राव, बी दादा भाई नाउरोजी, सी अमर्त्य सेन या फिर डी आर सी देसाई। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दादा भाई नाउरोजी। तो दादा भाई नाउरोजी ने इंडिया की नेशनल इनकम सबसे पहली बार एस्टिमेट की थी। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी की स्क्रीन पर, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, योर ऑप्शंस आर ए चैडविक, बी थॉमसन, सी रदरफोर्ड या डी लवॉइजियर। तो लवॉइजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। एक और चीज ध्यान में रख लीजिएगा, कभी पूछा जा सकता है कि हु इज नोन एज द या हु वाज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो ही इज एंटोनियो लवॉइजियर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चैडविक। आंसर लवॉइजियर नहीं था, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं कुछ और बता रहा था आप लोगों की मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है, वो लवॉइजियर को कहा जाता था, बट इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था। सो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। तो एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूं जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था। तो ट्रिक सिंपल है, ईट पर नाच, ईंट होती है ना, ईंट, ईंट पर नाच, ईंट पर नाचना है। तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, इट वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन। पी थोड़ा अजीब लगेगा, पी मतलब प्रोटॉन, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, आर, एंड नाच, एन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, सी एच। सो ईट पर नाच थोड़ा अजीब जरूर है, पर कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एक निमोनिक अच्छा लर्न करने में आसानी होगी। तो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। अब आपको किसी भी कहीं पर भी कोई भी पूछ ले कि न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था या प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, तो यार कोई सामने वाला नहीं कहे अरे यार भाई तेरे को बेसिक साइंस नहीं आती या तुमने क्या पढ़ा,
जो हम मतलब बेसिकली हमसे कहा जाता है ना, तुम्हें इतना नहीं पता, जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं स्पेशली उनके साथ बहुत होता है, समझ सकता हूँ मैं कि तुम्हें साइंस नहीं आती है या जो भी है फलाना। तो ये क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर आपका ए था, चैडविक। अब हम आते हैं एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे, जो होता आप लोगों के लिए, पर अक्सर आप लोग आंसर करना भूल जाते हैं, बट कोई बात नहीं, उम्मीद है इस बार आप लोग आंसर करना नहीं भूलोगे। चलिए, so guys, this question is exclusively and only into 100 times for you. आप लोग आंसर नहीं करते हैं तो इतना एम्फेसिस मैं इस पे कर रहा हूं। क्वेश्चन इज, हु वाज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी? योर ऑप्शंस आर ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी आईसी विद्यासागर, सी लियो टॉल्स्टॉय या डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। हम मिलेंगे कल सेम टाइम पे 8 बजे। आप लोगों को आना है इस चैनल पे, आप रिमाइंडर सेट कीजिए, आराम लगाइए, बट 8 बजे रात को आप लोगों को आना है चैनल पे। आप लोगों को आंसर करने क्वेश्चन, प्रीमियर अटेंड करना है, छोड़ के नहीं जाना है, वीडियो को लाइक करना है, डिसलाइक भी करना है, चाहते हो आप डिसलाइक भी कीजिए, बट बताइए नीचे कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, दैट्स ऑल, थैंक यू।